बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूं यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम में हमारे 3 मौज़ूआत होंगे। पहले मौजू में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की उन अफवाज के हवाले से और हिंदुस्तान के उस क्लेम के हवाले से कि जो शाइनिंग इंडिया, ब्रांड इंडिया के हवाले से बात तो ज़रूर करते हैं लेकिन ख़वातीन के साथ वहाँ पे सलूक क्या हो रहा है। हम कश्मीरी ख़वातीन के साथ जब कुनन पौशपुरा के हवाले से बात कर रहे थे कि 100 से ज़ायद ख़वातीन को 2 गाँव के अंदर इज्तिमाई ज़्यादती का इंडियन फोर्सेस की जानिब से निशाना बनाया गया, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं रखा गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया। इंडिया की जो कोर्ट सिस्टम है उसने भी फेलियर का मुजाहरा किया और आज ये आलम है कि हिंदुस्तानी अफवाज के अंदर जो ख़वातीन वहाँ पे भर्ती हुई हैं उनका खुद ये कहना है कि यहाँ पे ख़वातीन को सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भर्ती किया जाता है। और आए रोज़ ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिसमें जो मर्द ऑफिशल्स हैं वो ख़वातीन ऑफिशल्स के साथ ज़्यादती का उनको निशाना बनाते हैं, उनको हैरेसमेंट का निशाना बनाते हैं। और इसी तरह का एक वाक़या जम्मू के अंदर पेश आया जिसमें सीआरपीएफ के कमांडेंट, यानी छोटी पोस्ट पे नहीं है, जो कमांडेंट है उसने खातून को निशाना बनाया। और इससे ऊपर ज़बरदस्त बात ये हुई, उनके जो बहुत बड़ा मजाक है उनके अदलिया के निज़ाम के ऊपर कि वो ज़मानत पे रिहा भी हो गए। जनाब, इस पर हम बात करेंगे कि ये जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है, अगर कश्मीर की ख़वातीन के हवाले से एक्शन ले लिया जाता तो आज हिंदुस्तानी ख़वातीन को और उनकी ऑफिशियल्स को इस तरह रोना ना पड़ता। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम जाएंगे तो हम बात करेंगे जनाब किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर जो है वो 70-80 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो उनके डिफेंस बजट के लिए रखे गए, लेकिन जो उनकी पॉपुलेशन है वो इस वक्त बहुत अबतरी का शिकार है। खास तौर पे जो उनके वो तबकात जो कि हैव नॉट्स हैं उनके अंदर जो रेशियो है वो होशरुबा रेशियो है जिसमें मेल न्यूट्रिशन की है। 57% ऑफ वुमेन जो है वो इस वक्त एनीमिया का शिकार हैं। 67% ऑफ चिल्ड्रन जो है वो एनीमिया का शिकार हैं। मोर देन 30% ऑफ जो न्यू बॉर्न्स हैं वो मैल नरिश्ड हैं। तो क्या वजह है कि एक तरफ तो ये शाइनिंग इंडिया, ब्रांड इंडिया की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान की जो असली तस्वीर है उसको नहीं दिखाते। ये कितना बड़ा चैलेंज है हिंदुस्तान के हवाले से और वर्ल्ड कम्युनिटी इस पर क्यों खामोश नजर आती है, इस पर बात करेंगे क्योंकि क्या वो लेसर ह्यूमन है। प्रोग्राम के जब तीसरे मौजू की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि आर्टिकल 370 और 35(1) पे जो लोग एतराज कर रहे थे उनके एतराज की कुछ वजूहात थी कि अगर ये खत्म हुआ तो जो इंडिया का कॉर्पोरेट माइंड है, जो अंबानी है, जो अडानी है, जो नरेंद्र मोदी के ज़ाती फ्रेंड्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। और एक के बाद हम एक देख रहे हैं जो इक़दामात इस फाशिस्ट रजीम की जानिब से मकबूजा कश्मीर में लिए जा रहे हैं वो रास्ता हमवार कर रहे हैं उन अबानीज़ का, अडानीज़ का। और इसी सिलसिले की एक कड़ी रिलायंस के स्टोर्स अब कश्मीर में खुलना शुरू हो गए हैं। इस पर बात करेंगे। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया है। जनाब सबसे पहले उनका तारुफ करवा देते हैं। जनाब आज हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। आप नामवर तजियाकार हैं, स्काइप के जरिए आपने हमें ज्वाइन किया है, सर बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है जी डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा ने। आप ज़बरदस्त तजियाकार हैं जनाब वो, और आपका ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से बड़ी गहरी नज़र होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है सैयद मंजूर अहमद शाह साहब ने। आप हुर्रियत रहनुमा हैं, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टू स्टार्ट विद ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैं आपको इसमें शामिल कर लेता हूं। खातून उसके साथ ज्यादती हुई है, हैरेसमेंट हुई है। इससे पहले मैं आपकी तरफ आऊं और सवाल करूं आपसे, एक खातून एक्स ऑफिसर अपनी रुदात सुनाते हुए क्या कहती हैं कि कैसे हिंदुस्तान का जो निज़ाम है वो ख़वातीन के खिलाफ बनाया गया है। पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ आता हूं। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਅਰ ਰੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਮੇਜਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੁੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਟਿਮ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਮ ਜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਫੋਰਸ ਕੋਰਟ। ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਥੱਲੜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਰਟੀਏ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਹੈਵ 18 ਪਾਵਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਅਰ ਰੰਗਸ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ। जी, ये एक एक्स ऑफिसर थी, वो बात कर रही थी। सर मैं आपकी तरफ आता हूँ। हारिस नवाज साहब, ये फरमाइएगा कि प्रोफेशनल जो भी फोर्सेस होती हैं उनके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अगर किसी शख्स के साथ ज्यादती हो तो उसका जो है वो दूसरे जिसने की होती है उसे खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। कैसा निज़ाम है जिसके अंदर किसी खातून को आज तक कोई रिलीफ नहीं मिला और जो हैरेसमेंट करने वाला हमेशा बाहर आ जाता है? जी देखें, जहाँ पर फौज में डिसिप्लिन ना हो और वहाँ पर कवर अप होता हो, उसके अंदर जो अपने कोर्ट्स होते हैं वो इंसाफ ना प्रोवाइड करते हो अपने ऑल रैंक्स को। ऑल रैंक्स मीन्स के जूनियर रैंक्स को भी उसी तरह उनकी सुनवाई होनी चाहिए, उनको सपोर्ट होना चाहिए, उनके जो भी बड़े जो गलत काम करते हैं उनको सजा नहीं दी जाती है, जिससे फिर बाकी भी इनकरेज होते हैं। हमारे पाकिस्तान फ़ौज में ख़वातीन भी हैं, लेकिन आज तक कभी हरासमेंट का इंसिडेंट नहीं हुआ। इसलिए एक तो हमारे ज़रा इस्लाम में बहुत रिस्पेक्ट भी है, उसके बाद डिसिप्लिन भी है, फिर वहाँ पर बड़ी सख्ती है, बहुत सख्त डिसिप्लिन है। अगर खुदा न खास्ता वन ऑड इंसिडेंट होगा उसको कभी डिले नहीं किया जाता कि इस पे डिले कर देंगे। इमीडिएटली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, समरी ऑफ एविडेंस होती है और फिर समरी कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर इट एक्ट्स एज अ डेटरेंट फॉर अदर्स नॉट टू डू। एक तो ये है। सेकंड, ये इंडिया में अब कब से चल रहा है, कब से उनकी ख़वातीन को हरासमेंट की जाती है, शराब वहाँ पर आम होती है, शराब वो पी के इनको होश नहीं रहती है, फिर ये डिफरेंट किस्म के हरासमेंट्स करते हैं और फिर एक दूसरे को कवर अप करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक को सज़ा होगी तो फिर आइंदा के लिए सबको सज़ा होगी, तो वो कवर अप कर लेते हैं, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी में बहुत बड़ा डिसिप्लिन का फुकदान है। नंबर 2, जो सबसे अहम बात वो ये है कि उनको अपने सीनियर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, और जिन ट्रूप्स को अपने सीनियर पे कॉन्फिडेंस नहीं होते वो कभी वो डिलीवर नहीं करते, वो कभी लड़ाई अच्छी नहीं करते। और इसीलिए आप देखें कि इंडियन आर्मी जो है ये सिर्फ नहते कश्मीरी नौजवान औरतों बूढ़ों बच्चों को ये शहीद करते हैं। लड़ाई इन्होंने कोई 25 साल लड़ी है। आपके सामने लद्दाख में चाइना ने इनके साथ क्या हशर किया है इनका, इससे ये पता चलता है कि ये लड़ाई के काबिल नहीं है। फिर इनके सोशल मीडिया पर आप देखें जवान शिकायत कर रहे होते हैं खाने पे पीने पे, घर में जो इनसे जॉब्स करवाई जाती है वो देख लें, फिर ख़वातीन को देखें किस तरह हरासमेंट होती है। अगर कश्मीरी ख़वातीन के साथ होने वाली ज़्यादतियों का इजाला किया जाता तो जो इंडियन आर्म फोर्सेज ने उनके साथ किया, ख़ास तौर पे कुनन पोस्टपूरा, तो आज जो इनकी ऑफिसर्स के साथ हरासमेंट के वाक़यात हो रहे हैं क्या वो होते? बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि इन्होंने ये शुरू हुआ सिलसिला जब आसिया और नीलोफर को इन्होंने आर्मी ऑफिसर्स ने एबडक्ट किया और फिर उनको रेप कर दिया और फिर उनको पानी के नाले में जो है वो मार कर फेंक दिया। तो उस वक़्त बहुत अप्रोर मकबूजा कश्मीर में हुई है। इससे पहले जो है वो कुनन पोस्टपूरा जिसका आपने जिक्र, कपवारा का वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आज तक उस केस की सुनवाई ही नहीं कर रहा, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। और जब ये हालत है कि इस तरह बेलगाम आप उस आर्मी को छोड़ देते हैं जिसका नाम एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है, जब वो इन डिसिप्लिन पे उतर आती है तो फिर वो कोई उनके हाथों महफूज नहीं है। लास्ट ईयर करणजीत कौर जो है वो आईटीबीपी की डिप्टी कमांडेंट थी, उसके साथ भी यही हुआ और फिर वो चीखती चलाती कोर्ट्स में चली गई, मगर उसको क्विट करना पड़ा आईटीबीपी को। हमने शॉर्ट सुना है ये करणजीत कौर ही थी। ये अच्छा माशाल्लाह, गुड। अभी करणजीत कौर का देखिए अब फिर उसने कितना रोना धोना शुरू कर दिया और वो फाइट कर रही थी जो मज़ीद बाकी फोर्सेस की औरतें हैं उनके लिए, मगर उसको फिर आइसोलेट करके उसको जो है वो निकाल दिया गया, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। नरसिंह आनंद जो बीजेपी का लीडर है, प्रीस्ट भी है, उसने ये कहा कि औरतें जो हैं वो हमारे इंटरटेनमेंट के लिए हैं, हम आर्मी में उनको इसलिए भेजते हैं कि आर्मी वालों को दिल लग जाए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब वहाँ आर्मी के लिए, डिसिप्लिन्ड फोर्सेस के लिए भी कोई कानून ना हो तो फिर बीजेपी और इस तरह की उनकी हुकूमतें और उनके पॉलिटिशियंस और उनके सारे वो जो गुंडे हैं, रॉयटर्स हैं, वो किसको औरत को छोड़ देंगे? इंडिया में औरत कैसे महफूज होगी? तो ये बहुत बड़ा अलमिया है इंडियन लेडीज़ के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल ठीक है।
डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा, हम वुमेन हैरेसमेंट इंडियन आर्म फोर्सेस के हवाले से बात कर रहे हैं। कोई मुहज़्ज़ब मुल्क होता, कोई ऐसा माशरा जहाँ पे अक़दार की और रवायात की पासदारी की जाती है, एक ख़ातून के साथ अगर ज़्यादती होती तो उसे ज़्यादती करने वाला शख्स इस तरह से सिर्फ उसकी पोजीशन और पोस्ट की वजह से क्या उसे बेल मिल सकती थी, जैसे इस उधमपुर के वाक़े में जो सीआरपीएफ का कमांडेंट है वो आज खुले फिर रहा है? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो देखिए, ये आपके सवाल में ही जवाब है कि अगर कहीं इक़्तिदार होते और कहीं प्रोफेशनलिज्म इन द आर्मी होती तो ये चीज़ ना होती। खास तौर पे इन जगहों पे जो इंडिया ने फौज खड़ी की हुई है, ये फौज वो है जिसको इन्होंने चुन के खड़ा किया है, जिनमें किसी किस्म के ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं है अथवा कोई भी इक़्तिदार नहीं है। वो हर तरह की वायलेशन इम्प्यूनिटी के साथ ना सिर्फ करते हैं बल्कि उससे इनको प्रमोशंस मिलती हैं, उससे इनको बैक से थपकियाँ मिलती हैं। तो जब आपका एक मेयार ही ये बना दिया जाए कि जितना ज़्यादा गुंडागर्दी है, जितनी ज़्यादा बुरा माहौल है, उतना ही बेहतर अफसर होगा, तो वो फिर जब उनके पास इस तरह की अनलिमिटेड पावर, ऑडिटेबल पावर आ जाए, तो फिर वो यही करेंगे कि वो अपने ही फौज में जो ख़वातीन हैं उनको भी ये समझेंगे कि ये भी हमारे लिए एक बहुत ही, मैं बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, कि मुफ्त का माल है, हम इनके साथ जो हमारा दिल चाहेगा करेंगे, तो हमारी पकड़ कोई नहीं है। क्योंकि वो उनकी पकड़ इसलिए नहीं है कि वो दुनिया की बेईमाना तरीन यहाँ हरकतें करते हैं जो इंडिया ने पिछले 2-3 दिहाइयों से कश्मीर में इम्प्यूनिटी की हुई है। ख़वातीन की इज्जत की पामाली, पूरे विलेजेस को इन्होंने तबाह कर दिया है, बेआबरू कर दिया है। तो उसके लिए इनको ये ऐसे ही मर्द चाहिए जो कि ये हरकतें करें। तो उनके लिए फिर अपनी फौज की ख़वातीन, अपने साथ की ख़वातीन भी उसी गिनती शुमार में आ जाती हैं और उनकी कोई पकड़ाई नहीं है, उनकी कोई जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पूरा सिस्टम मिलके उनके खिलाफ इसको काम कर रहा है। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। प्रोग्राम के दूसरे मोड़ में मुझे जनाब बढ़ना है। मेल न्यूट्रिशन जो है इंडिया का इस वक्त बड़ा मसला है। हम क्यों बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि अगर उनकी आबादी इतनी ज़्यादा कमज़ोर और इतनी ज़्यादा मफलूकुल हाल है तो क्या वजह है कि हिंदुस्तान असलहे की दौड़ में, डिफेंस बजट में इतना ज़्यादा खर्चा कर रहा है और दुनिया को बता रहा है कि यहाँ पे ब्रांड इंडिया है, शाइनिंग इंडिया है। तो असल इंडिया किस तरह का है, थोड़ा आपको ये शॉर्ट सुना देते हैं, फिर इस पर बात करेंगे जी। In Africa of malnutrition is 24%. In Madhya Pradesh, we have 60% children malnourished, which is highest in the world. ये मध्य प्रदेश का हाल है, असम का हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं है, राजस्थान का हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं है, खुद दिल्ली के अंदर भी अहवाल इससे मुख्तलिफ नहीं है। मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपको इसमें शामिल कर लेता हूँ। असल में जो हिंदुस्तान है वो दुनिया कब देखेगी? असल हिंदुस्तान जो है वो दुनिया देखना चाहती नहीं है। अदरवाइज आप मुझे ये बताएं कि जिस हालत में इंडिया में गुर्बत है, जितने लोग सड़कों पर फुटपाथ पर रात को सोते हैं, मेल न्यूट्रिशन न्यूली बॉर्न की आपके सामने है, गुर्बत, फिर वो उसके बाद माइनॉरिटीज़ का जो हाल करते हैं, चाहे उस पर दलित्स हैं, वो तो जो इनकी काफ़ी पॉपुलेशन है, 20-25% पॉपुलेशन है दलित्स की, वो तो उनको काउंट ही नहीं करते, दे टेक देम एज एनिमल्स। तो अगर जिस मुल्क में आप अपने शहरियों को बराबर के हकूक़ नहीं देते हैं और दुनिया में वो अपना बहुत बड़ा उन्होंने एक अपनी बनाया हुआ है कि हम बहुत बड़ी इकॉनमी है दुनिया की, उस इकॉनमी का क्या फ़ायदा अगर आपके अवाम को उसका जो है वो ट्रिकल डाउन नहीं होता इफेक्ट, और वो पुरसकून रात को नहीं सोते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, में उनके पास नहीं उनको मिलती हैं, बच्चे जो पैदा होते हैं वो इतनी उनको उनकी माओं को खाने पिलाने की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती उनके पास। दैट इज़ वाई उनके पास ये 80-20% जो मेल न्यूट्रिशन के बच्चे उनके मर जाते हैं, औरतें उनकी माँ मर जाती हैं। इन सारी चीज़ों को देखें तो आपको पता चलता है कि ये इंडिया ने बहुत बड़ा अपने ऊपर एक खौल चढ़ाया हुआ है, और वो खौल ये है कि जी हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। आप जिस तरह नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व का चल रहा है और आरएस को लेके चल रहे हैं, दुनिया की अपनी इकॉनमी बताई हुई है, लेकिन अंदर क्योंकि दुनिया के तजारती इंटरेस्ट हैं, फिर उसके साथ उनको इंडिया की ज़रूरत है साउथ चाइना सी में, चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, इसलिए वो अब दूसरी तरफ देखना शुरू कर देती है। और ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है दुनिया की कि आप असल चेहरा इंडिया का नहीं दिखाते हैं, जिसमें 40% लोग गुर्बत की लाइन से बहुत नीचे हैं, और ख़ास तौर पर ख़वातीन, उनको तो बिल्कुल है ही नहीं। जैसा फौज में उनके साथ ट्रीटमेंट होता है, ऐसे बाहर भी यही है, हरासमेंट उनके साथ।
ان کا مجبوراً پروفیشن پہ لے جایا جاتا ہے ڈفرینٹ ایریاز کے اندر, ان سے یہ بیچاری جو مجبوراً پروفیشن کرایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں انڈیا کی ایکسپوز کیسی ہوں گی, وہ انٹرنیشنل میڈیا جو کر سکتا ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے, وہ بڑی طاقتوں کے ساتھ ہے, اور بڑی طاقتوں کا انڈیا میں انٹرسٹ ہیں. یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نہیں پتہ, لیکن انڈیا کے عوام کو پتہ ہے, انڈیا کی جرنلسٹ کو پتہ ہے, لیکن وہ نہیں بات کرتے کیونکہ وہاں پر پاکستان کی طرح جو میڈیا آزاد نہیں ہے. وہاں پر وہ باتیں کرتے ہیں جو صرف ان کی حکومت کی فیور میں ہیں, فوج کے لیے ہیں. ظلم و بربریت کشمیر میں کیا کر رہے ہیں, وہاں کی اور کوئی ذکر نہیں کیا جاتا. آئی تھنک یہ بہت ہی ڈپلوریبل اسٹیٹ ہے, اور اس پہ جتنی ہائی لائٹ کیا جائے وہ کم ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, انڈیا از ٹرولی a republic of hunger. دیکھیے جی, بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, بالکل کہا جا سکتا ہے ریپبلک آف ہنگر, بٹ یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے, یہ ان کا ڈیٹا کہہ رہا ہے. بالکل جی, پر جو بریگیڈیئر صاحب نے ابھی بات کی ہے کہ جس طرح وہ اس چیز کو شو کیس کرتے ہیں نا, تو وہ چیز نہیں اس طرح سامنے آتی ہے. اس کا سب سے بڑا آپ کو اگزامپل ملے گا کہ جب کووڈ ہوا تھا, تو دیکھیے ہنگر کس طرح آتی ہے. ہنگر آپ کی بہت وجوہات سے آتی ہے. ہنگر میں مال نیوٹریشن بھی ہے, ہنگر میں ایکسیس ٹو فوڈ بھی ہے, ہنگر میں ایکسیس ٹو گڈ فوڈ بھی ہے. بٹ جب ہم باہر کی مارکیٹ میں دیکھتے ہیں تو انڈیا کی باسمتی, جو کہ بیسیکلی پاکستان کی باسمتی ہے, وہاں بک رہی ہے. ٹھیک, انڈیا دنیا کا گلوبل فوڈ باسکٹ بن کے سامنے آتا ہے, اور اپنے گھر کے بندے ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں. پر اگر ہم اس میں مزید پروفائلنگ کریں تو ہمیں اور بھی چیزیں دکھائی دیں گی کہ اس میں آپ کو ایتھنک ڈسکرپنسی بھی دکھائی دے گی کہ اس میں کس قسم کے لوگ ہیں جو اس ہنگر کوڈ کے نیچے آ رہے ہیں, یعنی بلو پاورٹی لائن ہی نہیں آ رہے, بلو دا لائن آف ہنگر بھی آ رہے ہیں, کہ ان کو بالکل ایکسیس ٹو فوڈ نہیں ملتا. تو کیا انڈیا دنیا کے لیے کسی بھی جگہ کے اوپر مثالی کردار ادا کر سکتا ہے اگر اس کے اپنے لوگوں کا حال یہ ہے کہ 40% سے لوگ پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں؟ یہ سوال میں مدود شاہ صاحب آپ سے پوچھوں گا. جی, انڈیا کسی بھی جگہ پر جو ہے ماڈل نہیں ہے, اور وہ دنیا کے لیے کوئی ماڈل رول ادا نہیں کر سکتا. دیکھیے, میں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ پچھلے سال جو شائع ہوئی وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2019 میں 69.4% پیپل جو انڈیا کی ٹوٹل آبادی تھی وہ ہیلدی فوڈ کے لیے ترس رہے تھے. صحیح, ان کو ہیلدی فوڈ اور یعنی مال نیوٹریشن کے شکار تھے وہ, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور یہ 2020 میں 70.5% پہنچ گیا, اور 973.3 ملین پیپل یعنی 97.3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ میل نیوٹریشن کے شکار ہیں. اس دفعہ یہ بڑھ گیا, 31% یہ اس دفعہ بڑھ گیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ مودی گورنمنٹ کیا اپنے لوگوں کو جو غربت کی سطح کے نیچے ہیں, کیا وہ ان کو بھوک سے مارنا چاہتے ہیں اور وہ اسلحہ خریدنا چاہتے ہیں, وہ دنیا کا جی وہ ساؤتھ ایشیا میں سپر پاور بننا چاہتے ہیں, وہ جی چائنا کے خلاف سو کالڈ جو ہے وہ بند باندھنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جو اپنے لوگوں سے فوڈ سٹف چھین لیں, جو اپنے لوگوں سے روٹی روزی چھین لیں, وہ دنیا کے لیے کہاں کوئی ماڈل رول ادا کریں گے؟ پنجاب جو ان سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے, پنجاب نے ریفرینڈم بھی کر دیا ہے, انڈین پنجاب نے, اگر پنجاب ان سے ہٹ گیا پھر تو انڈیا کے پاس بھوک سے مر جائیں گے. اور جان بوجھ کر یہ پچھلے سال پنجاب میں جو کسانوں کے ساتھ جو 4 مہینے 6 مہینے کا وہ جو ان کے ساتھ سٹینڈ آف رہا, جنگ رہی, اور مودی نے ایسی قانون سازی کی کہ وہ چاہتے تھے کہ یہی امبانی اور یہی سارے لوگ جو ہیں ان کا فوڈ سٹف خریدیں اور اس پر پیسہ کمائیں اور بی جے پی کو دیں, اور بی جے پی آئندہ الیکشن لڑتی رہے. انہوں نے یہ جان بوجھ کر کی ہے, اور کارپوریٹ فارمنگ کریں اور اس طرح سے ان کے کارپوریٹ جو ادارے ان کو فائدہ ہو. بالکل ٹھیک ہے جی, پوائنٹ آ گیا. اس کے بعد ہم جناب پروگرام کے تیسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35A کو جب ختم کیا گیا تو کشمیری قیادت کا یہی کہنا تھا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, اصل میں ہمارا مسئلہ تو حق خود ارادیت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 35A اور 370 ختم ہونے کے بعد ہندوستان اپنے جو پنجے ہیں وہ مزید گاڑنے کی کوشش کرے گا, جو نان کشمیریز ہیں ان کو آباد کرے گا, اور ان کے جو کارپوریٹ مائٹ ہے, جہاں کی جو لوکل اکانومی ہے اسے ختم کر کے سب کچھ ان کے حوالے کر دے گا. یہ ان کے پوائنٹس تھے. اس پہ کیسے عمل درآمد ہو رہا ہے, انہی کی جو ہم نوالا اور ہم پیالہ تھی محبوبہ مفتی کیا کہتی ہیں اس حوالے سے آپ کو سناتے ہیں. جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ریلائنس کے آؤٹ لیٹس یہاں کھول رہے ہیں, تو یہاں کا جو غریب دکاندار ہے, کریانے والا ہے, وہ کہاں جائے گا؟ اور 1 ملین 50,000 جو ہے وہ 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 1
बारीदार हैं जो हमारे वैष्णो देवी माता के, उनको प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त अपना वादा किया था कि मैं आपकी जो है मुश्किल सुलझाऊंगा, नहीं सुलझाया ना। इकोनॉमी जम्मू की हर तरह से बिल्कुल ठप कर दी गई है, यहाँ के लोग जो हैं बहुत मुश्किलात में हैं। जी, महबूबा मुफ्ती जो हैं वो ये कह रही हैं, इस पे हम बात कर लेते हैं जनाब। रिलायंस स्टोर्स के हवाले से जो ओपन होना शुरू हो गए हैं जनाब, क्या वजह है कि जम्मू का डोगरा या जम्मू के जो लोग रहने वाले कश्मीरी पंडित जो हैं उस टाइम तो बड़ी खुशियां मना रहे थे, आज सबको हमने दिखाया ये तो रोडों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी, इसलिए अब इनको समझ आ गई है। जी बिल्कुल, इसलिए कि पहले इन्होंने जब सईद अली गिलानी की वो वीडियो मशहूर है, वो आजकल भी वायरल है, आपने देखा होगा कि उन्होंने 2019 से पहले यानी 18 में ही उन्होंने लोगों को बताया था कि ये जो बिहारी आ रहे हैं इनको ये यहाँ बसाएंगे, ये हमारे घरों में नौकरियाँ कर रहे हैं, इनको हम जो है ना वो मज़दूर यहाँ समझते हैं मगर इनको एज टूरिस्ट भेजा जा रहा है और ये लोग हमारे लिए खतरा है और ये हमारी इकानमी को क्रिपल करेंगे और ये हमारे साथ कब्ज़ा करेंगे, हमारी ज़मीनें छीन लेंगे। ये सब वो सईद अली गिलानी साहब ने कौम को बताया था। और उस वक्त जो महबूबा मुफ्ती साहिबा और इस तरह के वो जो मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड लीडर्स थे उनको समझ नहीं आई, मगर अब वक्त आ गया है, अब वो देख रहे हैं, अब तो जम्मू के हिंदू भी उस पे तैयार हैं और समझ रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उनका ट्रेड कश्मीरियों के साथ, वैली के लोगों के साथ वाबस्ता था, क्योंकि वो चीज़ें हिंदुस्तान से लाते थे, इंपोर्ट करते थे और फिर वैली बेचते थे। तो जम्मू एक स्टेशन था, यानी ट्रांजिट स्टेशन था। अब ये ट्रांजिट स्टेशन की फैसिलिटी ख़त्म हो गई, अब कारपोरेट चीज़ें आएंगी। अभी तो पिछले दिनों रिलायंस के दुकानों का बना हुआ शराब कश्मीर में आम कर दिया गया, हर स्टोर पर रखा और गया। ये भी बताते हैं हमारे नाज़रीन को कि रिलायंस किसकी ऑनरशिप है? रिलायंस जो है अंबानी के ऑनरशिप है और ये अंबानी इसका बहुत कट्टर आरएसएस का जो है वो टेरर हिंदू है, राइटिस्ट है बल्कि, और ये दोस्त है मोदी साहब का। बिल्कुल ठीक है। और आपका इसी point तरह है। अडानी जो है सही। वो मोदी साहब को दोस्त है, बिल्कुल जिनके जरिए से वो मीडिया खरीदता है। अब ये कश्मीर में जो है ना वो सारी इकानमी उनके हवाले करना चाहते हैं, ज़मीनें, जायदाद, कारोबार, और आम लोगों का जो थोड़े से ट्रेडर्स होते थे, ट्रेड करते थे, उन लोगों को ये भूखा मारना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, इज इट रियली अबाउट अ स्टोर? सिर्फ हम एक स्टोर की बात कर रहे हैं, ये पूरा गेम ऑफ प्लान है जिसको ये हिंदुत्व हुकूमत फॉलो कर रही है? देखें, ये बहुत बड़ा प्लान है। ये वहाँ पर टोटल जब से उन्होंने 370 और 35A को ख़त्म किया है, उन्होंने उस पर पूरा कब्जा कर लिया। अभी वो वहाँ पर रिलायंस को भी लेकर आ रहे हैं, उसके बाद अडानी ग्रुप को भी लेकर आ रहे हैं, फिर उसके बाद डेमोग्राफी वहाँ की चेंज कर रहे हैं, हिंदुओं को प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त दे दी है। तो ये बड़े प्लान तरीके से कश्मीरियों को मार्जिनलाइज कर रहे हैं, उनको बिल्कुल एक साइड पर कर रहे हैं और पूरे कश्मीर पे ला के हिंदुओं का कब्जा करवा रहे हैं, जिससे उनका तकरीबन तमाम कारोबार ख़त्म हो गया। जब वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाएंगे, जब उनके पास कोई कारोबार नहीं रहेगा, उनके पास सरकारी मुलाजमतें नहीं रहेंगी, तो वो बच्चे क्या करेंगे? मजबूरन उनको फिर ये इनकी तरफ देखना पड़ेगा। ये इसके लिए जो यूनाइटेड नेशन है, पाकिस्तान को चाहिए इसके बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले। हम खामोश बैठे हुए हैं, हमारे पास OIC का एक बहुत बड़ा फोरम है, प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जाएं, बात करें और उसके बाद जिससे इस्लामोफोबिया की अल्टीमेटली जो है वो यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। लाइकवाइज यूनाइटेड नेशन में जाके परमानेंट मेंबर्स जो हैं और नॉन परमानेंट से बात करें, रेजोल्यूशन लेके जाएं, इंडिया को चीज़ रोका जाए कि ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर के ऊपर है कि ना वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो सकती है और वहाँ की किस्मत का फैसला कश्मीरी आवाम करे। सही है। क्विकली मुझे क्विकली डॉक्टर सलमा साहिबा के पास जाना है। डॉक्टर सलमा, सेब की फसल तबाह कर दी, 1/4 ऑफ कश्मीर इकोनॉमी, $5 बिलियन इक्विवेलेंट, $25 बिलियन, $22 बिलियन की कश्मीर की टोटल इकोनॉमी, उसे बर्बाद करके रख दिया आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद। ये था नया कश्मीर? जी बिल्कुल, ये नया कश्मीर है। मैं इसलिए कह रही हूँ नया कश्मीर है क्योंकि इंडिया ने ये सारी चीज़ें जो मेरे लर्नेड छात्रान ने अभी 2 मिनट पहले बात की, तो ये वो नेकेड न्यू फेस ऑफ कश्मीर है जिसमें अब हर चीज़ जो है वो मोदी के तरीके से चलेगी, जिसमें जो हम मॉरल और एथिक्स की बात करते हैं, UN रेजोल्यूशंस की, ह्यूमन राइट्स की, लोकल लेवल पे लोगों की एम्पावरमेंट की, नौकरियों की, वो सारी चीज़ ख़त्म है। ये एक नया तरीका है मोदी का जिसके ज़रिए वो लोगों को अगर गोलियां मार के ख़त्म नहीं कर सका तो अब वो उनकी इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन करेगा। जो अभी बात की गई है आप उसमें देखें, एक बड़ा मेथड है इस मैडनेस का
اور وہ یہ ہے کہ ریلائنس یا امبانیز اور اڈانیز جو ہیں فوربس کے ٹاپ 20 لوگوں میں سے کاؤنٹ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ وہ کشمیر کی اکانومی کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. ڈاکٹر سلما ملک صاحبہ، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور سید منظور احمد شاہ صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے ڈسکس کیا کس طرح سے ہندوستان کی جو فاشسٹ رجیم ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی اکانومی کو یرغمال بنانے کے درپے ہے اپنے اڈانیز اور امبانیز کے ذریعے. یقیناً کشمیری اس کو نہیں مانیں گے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.